नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और वक्त है राष्ट्र धर्म का। आज हम राष्ट्र धर्म में बात करेंगे। इस वक्त आज जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, वहां अगर 5 मिनट के लिए भी हमारे साथ से स्मार्टफोन चला जाए तो हम पूरी दुनिया से कट जाते हैं। हमारे सारे फोन नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, बैंक पासवर्ड से लेकर मनोरंजन का सारा सामान इसी स्मार्टफोन पर निर्भर रहता है। कुछ ऐसा ही शुक्रवार के दिन दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों, एयरलाइंस, बैंक, शेयर मार्केट और मीडिया चैनल्स के साथ हुआ। हाल ये था कि दुनिया भर के एयरपोर्ट और बैंकों में कामकाज ठप हो गया। यूके के स्काई न्यूज की ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गई। यूएसए की एक प्रमुख समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस की सेवाएं प्रभावित हुई। ऑस्ट्रेलिया में टीवी चैनल्स की स्क्रीन से आधे फुटेज गायब हो गए। वीडियो में लगाई गई ग्राफिक्स दिखने बंद हो गई। और इन समस्याओं का कारण है कि दुनिया भर में क्लाउड सर्वर की सर्विस देने वाली बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी का आना। चूंकि ये समस्या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर में हुई, इसीलिए उससे जुड़ी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों की संस्थान प्रभावित हुई। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी की वजह से यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पावर्ड सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बड़े बग के आने से ऐसा हो रहा है। इस बग के कारण दुनिया भर के विंडोज यूजर्स के सिस्टम की स्क्रीन ब्लू हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD का एरर दिख रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम को अचानक से बंद करना पड़ रहा है या फिर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि यह बग माइक्रोसॉफ्ट के हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट के बाद आया है। इसके खराबे के पीछे का कारण कंपनी के क्राउड स्ट्राइक अपडेट को बताया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक हाल ही में अपडेट लेकर आया, जिसे बाद से ही यूजर्स को विभिन्न माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप समेत दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बग की वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश प्रभावित हुए हैं और इसके कारण कई बड़े बैंकों के काम भी ठप पड़ गए। इसका असर ये हुआ कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों में एयरलाइंस, मीडिया और शेयर मार्केट का काम प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कत एयरलाइंस कंपनियों को आई, जिसके कारण सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और हजारों फ्लाइट देर से चली। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम तकनीक के जिस दौर में पहुंच चुके हैं, वहां छोटी सी भी तकनीकी समस्या भी पूरी दुनिया के कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। ऐसे में भविष्य में क्या हो सकता है? मजे की बात तो यह है कि कुछ कांग्रेसियों ने कहा कि जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया हिल सकती है, तो फिर ईवीएम को हिलाना कौन सी बड़ी बात है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार ये समस्या कितनी बड़ी है और ये समस्या कैसे आई। देखिए, ये जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और इस 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए, वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूं इसी कारण से ये पूरे दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। जी सर, आप कितनी समस्या का मेन कारण जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है, जहाँ पे सारा इनका स्टोरेज होता है, वो डाउन है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। हमारा क्या है कि जो सारे एयरपोर्ट्स पे सीता का नेटवर्क हो, सीता का जो सर्विसेज हैं, वो एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो सारा डाटा जो है उसी क्लाउड से लेता है। तो क्लाउड बंद है, इसलिए इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो सीता की जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो नहीं काम कर पा रही है।
तो इसकी वजह से जो भी पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने उचित इंतजाम कर दिए हैं कि सीटें बढ़वा दी हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, डिपार्चर हॉल में, कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा ये चूँकि टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब तक सही नहीं होता तब तक थोड़ा सा ये डिले होगा। कब की समस्या चल रही है? ये जैसा बताया गया सुबह करीब 2-3 घंटे तो हो गया, 2-2.5 घंटे से हमें जो सुनने में आया है, ये मीडिया में भी हमने पढ़ा था कि ये इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी सही होता है। वी होप दैट जल्दी से ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। कितने फ्लाइट लेट हुई है सर और क्या कारण है? फ्लाइट तो सारी एयरलाइंस, खाली एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो उसका शायद ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रहा है, बाकी सबका तो मैनुअली चल रहा है, क्योंकि उनका जो क्लाउड है वो दूसरा यूज़ करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं यूज़ करते हैं। कब तक सही होने की संभावना है? अभी ये तो वही, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही कोई जो कोशिशें जारी होंगी, वो भी नहीं चाहेंगे कि इतना लंबा तक उनका अनसर्टेनिटी बनी रहे। तो जितनी जल्दी सही हो जाए अच्छा। क्या बात है कि एयरपोर्ट में कितने यात्री प्रभावित हुए हैं इससे लगभग? इससे सारी एयरलाइंस को मतलब अभी जो हमारे करीब 12-13 फ्लाइट हैं तो सारी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए सारी में दिक्कत है। तो ऑलमोस्ट 80% तो अफेक्टेड है ही। तो क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र प्रसाद, कार्यवाहक निदेशक विमानपत्तन, एमबीआई एयरपोर्ट है। ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनके एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है, तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी तरफ से? नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर अपने यहाँ से रेगुलर कितनी पर डे? हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पर डे लगभग 37 मूवमेंट है, 36-37 मूवमेंट के आसपास भोपाल में रहते हैं, और उसमें अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर होते थे उनके वो सारे मैनुअल हो रहे हैं, तो उसमें जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे होस्ट नहीं है। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है। इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इशू है, वो जल्दी वो अपना अगर डीसी में प्रॉब्लम है डीआर में होस्ट कर लेंगे, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर, वहाँ पर कंफर्म टिकट है। थैंक यू। जानकारी दी गई कि क्यों? अरे मुझे नहीं पता भाई, आप लोग मेरे से क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछिए। में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही हैं। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें, और हम सभी लोग डीजीसीए हो। तो आज राष्ट्र धर्म में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आखिरकार इतना बड़ा ग्लिच आया कैसे, सर्वर में इतनी बड़ी दिक्कत आई कैसे, जिसकी वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। जहां एयरलाइंस की तस्वीरें देखने को मिली, किस तरह से लोग मैनुअल होने की वजह से, एयरलाइंस पर जो सिस्टम था वो मैनुअल होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो चुका था, वहां पे भी लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनलिस्ट भी जुड़ा हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा,
रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मत्स्येंद्र प्रभाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। डॉक्टर करोड़ी जी, सबसे पहले इस मुद्दे की, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सर, आखिरकार ये दिक्कत कैसे आई, क्यों आई? क्योंकि अगर एक लेमैन की भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता कि ये दिक्कत कैसे आई। एक आम जनता को ये नहीं पता कि ये दिक्कत कैसे आई, क्योंकि जब जनता जब एयरलाइंस पर खड़ी थी, बैंकिंग जो सेक्टर है वहां पर जब ये दिक्कत आई, वहां पर लोग जिस तरीके से परेशान हुए, तो मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिरकार समस्या क्या है और जो समस्या है वो आई कैसे है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी कोई टेक्निकल एक्सपर्ट साइबर स्पेस का या साइबर एक्टिविटीज का तो नहीं हूँ, लेकिन इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसका क्या मायने हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। देखिए, हमारा जो मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके दो पक्ष हैं। तो जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं या दूसरे सिस्टम ऑपरेट होते हैं, उसमें उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरालाइज करता है उसको नॉर्मली बग कहते हैं। बग आ जाता है तो वो स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता है, और जो आज हुआ उसको ना बग कहते हैं। एक दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो वायरस आता है जी, वो सॉफ्टवेयर को करप्ट करता है। तो आपके जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी के लिए, उस सॉफ्टवेयर को करप्ट करता है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट वो नहीं चल पाता है। तो जो वायरस आता है वो आपकी बहुत सी सूचनाएं इधर उधर कर सकता है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी सूचनाओं का ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपने जो शेयर किया हुआ मैटर है वो आप ढंग से नहीं रख पाते और आगे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो बग और वायरस हैं, दोनों ही बहुत खतरनाक स्थिति में है। इनके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सोचा जा रहा है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए इनका अहम रोल है, अहम भूमिका है। क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। एक क्लिक से पूरे देश का सिस्टम पैरालाइज हो सकता है, सिस्टम ऑपरेट करना बंद कर सकता है। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और इसलिए दुनिया के देश भी और भारत भी ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली 3 कमांड होती थी जी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब कह रहे हैं कि स्पेस कमांड और साइबर कमांड होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का एक अहम पक्ष है। तो आजकल 5 कमांड का सिद्धांत आ गया कि 5 कमांड होनी चाहिए अगर कोई देश अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो अब जैसा कि आज का ये इंसिडेंट हुआ, इसने बहुत से देशों को प्रभावित किया। इससे एक चीज स्पष्ट है कि भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है। भारत अपने आप में इन चीजों को नहीं ऑपरेट कर सकता। भारत की डिपेंडेंस है, और डिपेंडेंस किस पे है? विकसित देशों में, विशेष रूप से अमेरिका पे भारत की डिपेंडेंस है जी। तो अगर भारत अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो इस सिस्टम को कैसे फूल प्रूफ बनाए, ये एक चिंता का विषय है। जैसे भारत अपनी सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, सैन्य सामान, साजो सामान के लिए रशिया पर निर्भर है जी। उसके बाद धीरे धीरे रशिया पे जिस तरह का संकट आया, भारत अब फ्रांस की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, फ्रांस से सैनिक सामान, साजो सामान खरीद रहा है जी। तो उधर डाइवर्ट कर रहा है। तो ये तो ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है, प्रतिरक्षा, वो है। लेकिन ये जो साइबर स्पेस का मामला है, इसके लिए अमेरिका पे निर्भरता भारत की बढ़ रही है जी। तो भारत अपने आप को सुरक्षित कैसे करे? एनर्जी का है सुरक्षा, वो रशिया से पूरी कर रहा है जी। परंपरागत प्रतिरक्षा सुरक्षा है वो रशिया से और फ्रांस से हो रही है। और जो ये साइबर सुरक्षा वाला है, इसमें अमेरिका से भी भारत को अच्छे रिश्ते रखने होंगे, रशिया से भी रखने होंगे। लेकिन जब ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अविश्वास का वातावरण बनता है, युद्ध का वातावरण बनता है, तो भारत को इससे कितना खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ चीन और रशिया जैसे अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं। जो अमेरिकन साइबर स्पेस की कंपनियां हैं, उससे अलग चीन जैसे देश बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो उस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं।
क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, क्या हम कर पा रहे हैं? इसके लिए भारत को आज के इंसिडेंट्स के पास तो बात तो विशेष रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं है तो भारत के जितने डेटा हैं या भारत का गवर्नेंस सिस्टम है, भारत का आर्थिक व्यवस्था है, वो कभी भी कोलैप्स कोई भी कर सकता है। उसमें दो देशों के अगर दुश्मनी है तो भी हो सकता है, और किसी आतंकवाद जैसे किसी एलिमेंट के हाथ ऐसी चीज चली जाती है तो भी खतरा है। तो हर तरीके से भारत को इसके लिए करोड़ी जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आपने बोला कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, मान लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं एक पल के लिए। मैं आपसे, जैसा कि आपने कहा कि भारत पर इसका ज्यादा इंपैक्ट होता है क्योंकि भारत विकासशील देश है, दूसरे देशों पर निर्भरता भारत की ज्यादा है। आपने रूस का जिक्र किया, आपने फ्रांस का जिक्र किया। डिफेंस सिस्टम की जब बात आती है तो रूस के साथ भी हमारा बड़ा व्यापार होता है, हमारा फ्रांस के साथ भी बड़ा व्यापार होता है, और अब तो अमेरिका के साथ भी इस सेक्टर में हमारा व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज जो ये प्रॉब्लम आई है, आज जो ये समस्या आई है, इसका असर उतना ही पड़ा है अमेरिका पर भी, ऑस्ट्रेलिया पर भी, फ्रांस पर भी, जितना कि भारत पर पड़ा है सर। वो तो विकसित देश है। ये आपने सही कहा, आज वाला है वो किसी देश ने जानबूझ के नहीं किया है। ये टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल स्नैग है, ये अलग चीज है। लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि कितना जल्दी सिस्टम और पैरालाइज हो सकता है पूरा। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से ये कहा कि अगर कोई देश या कोई आतंकवादी ग्रुप इस तरीके के बग्स को या वायरस को यूज करता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि आज वाला इंसिडेंट है वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी था, बहुत से यूरोपीय देशों में भी था, अमेरिका में भी था, तो ये तो सबके लिए था। लेकिन भविष्य में इसके लिए और ज्यादा गहन मंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। देखिए, अमेरिका भारत के लिए भी बहुत सोच रहा। अमेरिका में के जो वहाँ एम्बेसडर हैं, जैसे भारत की नीति है कि हम हमारी सामरिक स्वायत्तता बना के रखेंगे, लेकिन अभी अमेरिका के एम्बेसडर ने जब हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया का विजिट किया तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सामरिक स्वायत्तता क्या होती है, जब संकट का समय है तो हमें ज्यादा समझ विकसित करनी चाहिए। तो इस तरीके से भारत अगर एक देश से रिश्ते बनाता है तो दूसरा देश उसको अदरवाइज लेता है, उसको अच्छी तरीके से नहीं लेता है। तो अमेरिका भी चाहता है भारत से सामरिक पार्टनरशिप हो, रशिया भी चाहता है और यूरोपियन देश भी चाहते हैं, लेकिन इनमें जो अविश्वास का वातावरण बन रहा है। और अमेरिका ने जब से भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया की यात्रा की है, उसके बाद वहां के सुरक्षा सलाहकार, वहां के पेंटागन के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो स्टेटमेंट आए हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को रशिया के इतने नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार हो रहा है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और दूसरा जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है समझौता है, उस पे भी असर भविष्य में पड़ सकता है। और अगर उस पे पड़ता है तो हमारा सिस्टम है पूरा जो ऑपरेट होता है, हमारी अर्थव्यवस्था या गवर्नेंस सिस्टम है, उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी ठीक है करोड़ी जी। कैप्टन साहब, जैसा कि करोड़ी जी ने कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ये साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, जब आज टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप है, जब आज लोग इतना टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और भारत जैसा देश, जैसा कि करोड़ी सर ने कहा कि भारत एक विकासशील देश है, तो इसके अंदर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे अपग्रेड होती जा रही है। ऐसे में मान लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत स्मार्टफोन है, उनके पास उस स्मार्टफोन में सब चीजें होती है, यूपीआई होता है, उसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, बैंकिंग सिस्टम उससे कनेक्टेड होता है, सारी चीजें कनेक्टेड होती है। अगर वो फोन 1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए बंद हो जाता है तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं। और आज जब ये सर्वर ठप था तो पूरी दुनिया की जो स्थिति थी वो सामने आ रही थी, लोग किस तरह से परेशान थे, एयरलाइंस की लाइन में खड़े थे, बैंकिंग सेक्टर में लोग किस तरह से परेशान थे, बाकी सेक्टर्स की बात करूं। और
सबसे जरूरी सर ये चीज होती है, जब भी कोई सिस्टम अपडेट किया जाता है उसका सबसे पहले ड्राई रन किया जाता है, उस अपडेट को पुश किया जाता है, पहले उसका ट्रायल चलता है ठीक है नहीं है, उसके बाद सारी चीजें लाई जाती है। जैसा कि हम डिफेंस के सेक्टर में करते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल आई, तेजस आया, सबसे पहले उसका परीक्षण किया गया कि ये इसकी मारक क्षमता ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको बिल्डअप किया है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद इसको आर्मी के हाथ में सौंपा जाता है। इसके बाद उन चीजों को जो डिफेंस की जो चीजें होती है उनको डिप्लॉय किया जाता है। अगर इस लिहाज से समझे इसमें, तो इसका कितना ड्राई रन किया था? क्योंकि अगर ड्राई रन किया होता तो हो सकता है ये दिक्कतें ना आई होती। वेरी गुड इवनिंग। आपने बहुत अहम सवाल उठाया हुआ है कि इसका टेस्टिंग या ड्राई रन हुआ था या नहीं हुआ था। जी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ग्रुप कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन नहीं हूँ। कैप्टन आर्मी का रैंक होता है शुरू के, और ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का रैंक होता है। आप मुझे ग्रुप कैप्टन बुला सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इनपुट अपने जीवन के, जो मेरे 7 साल गए हुए हैं R&D में, मैं साइंटिस्ट था DRDO में, तो मैं थोड़ी सी अनुभव आपको वहां का भी दूंगा। देखिए, ये कंप्यूटर में खराबी आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाजमी है, शुरू से आती रही। समय में जब हम लोगों के समय में जब वो 286 या और कंप्यूटर आए थे, तो ये यूजुअली स्टैंड अलोन होते थे, इसमें इंटरनेट सर्विसेज नहीं होती थी, और इंटरनेट सर्विस के लिए खास प्रोविजंस हार्डवेयर लगाए जाते थे। आज के दिन में ज्यादातर कंप्यूटर जो हैं वो या तो उसमें जितने भी जो इंटरनेट के साधन हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वाईफाई हो, हॉटस्पॉट हो, या और चीजें आप गिनती कर लीजिए, जितने भी प्रोविजंस हैं सारी चीजें आज के कंप्यूटर में लगाई जा सकती हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि जैसे आपने ओपनिंग एड्रेस में कहा था कि कुछ अपडेट्स जो थे माइक्रोसॉफ्ट के, उस अपडेट से कुछ कंप्यूटर्स जो थे वो करप्ट हुए हैं। देखिए, जब हम लोग सुबह में अगर अपने कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, तो ऑन करते समय में एक आता है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एक वर्बटम आता है कि योर सिस्टम हैज अपग्रेड्स, वुड यू लाइक टू अपग्रेड इट नाउ। अगर आपने वो बटन दबा दिया कि हाँ अपग्रेड नाउ, तो जो अपग्रेड आए हुए हैं वो पहले अपग्रेड आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करेगा, उसके बाद सिस्टम चालू होगा। अगर आप उसको नो दबाइएगा तो वो कल का जो सिस्टम आपका जो है, जो कि करप्ट नहीं हुआ है, उस पर वो चलता रहेगा, लेकिन वो चलता रहेगा। तो वही चीज आज के दिन में हुआ है जो अभी तक इनपुट आई है। मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर दूं कि अभी तक जितनी इनपुट आई है, मुझे लगता है कि शायद ये कंप्लीट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कुछ अपने कहते हैं ना, कीपिंग इन आवर स्लीव्स, वो कुछ चीजें अपने आपस में रखी हुई हैं, लेकिन जितने कंप्यूटर को अपग्रेड हुआ है वो अपडेट से, वो सारे कंप्यूटर जो हैं वो करप्ट हो गए हैं। उसमें वही ब्लू स्क्रीन आ रहा था और बाकी कुछ उसमें अपग्रेड नहीं हो रहा था। जो कंप्यूटर कल के प्रोग्राम, मतलब जो आप अपडेट से उसको अपडेट नहीं किया गया था आज के दिन में, वो चल रहे थे। तो ये चीजें हुई हैं। और दूसरी चीज एयरलाइंस में होती है, अब मोमेंट टू मोमेंट इसमें चेंज होता है, क्योंकि आप जब टिकट खरीदते हैं, आप जब अपना आज के दिन में इंटरनेट चेकिंग हो गया वो होता है, उसके बाद आप वहीं पे टिकट लेते हैं, वहीं से आप सीट बुक करते हैं, ये सारी चीजें आपके इंटरनेट से चलती है। और ये चीजें जो हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन, जैसे आपने भी बताया, करोड़ों जी ने बताया कि क्लाउड की जो मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है इसमें, और उसमें ये स्टोर होती हैं। और जब आप उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आज के दिन में जो अपडेट आया था, उस अपडेट के साथ उन सारी चीजों को रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जहां वो कर सके वो मैनुअल सिस्टम से किया, जहां पे ऑटोमेटिक था, जहां पे इनहेरेंट सिस्टम जो अपग्रेड करते थे, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन देते थे, वो नहीं चल पाया। अब यहाँ पे उठता है जो आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि क्या इसको ड्राई रन दिया गया था। देखिए, आज जो हुआ है, जितने कंपनियों ने आज समस्या झेली है, आज मतलब हजारों करोड़ डॉलर का आज नुकसान हुआ कंपनी को, और इसका जवाबदेह कौन है? सिर्फ एक एजेंसी, और वो है माइक्रोसॉफ्ट। कल को अगर चाहे ये सारे कंपनी जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर में केस कर सकते हैं, और ये जितना नुकसान उनको हुआ है वो भरपाई उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि R&D में ये बहुत जरूरत है कि जब आप कोई सिस्टम लागू करते हैं, उसके पहले, जैसे आपने कहा कि ड्राई रन,
हम लोग इसको करते हैं यूजर्स ट्रायल। क्या आपने यूजर्स ट्रायल किया? क्या आपने सिमुलेशन ट्रायल किया? जितना ट्रायल करना चाहिए था क्या आपने किया? लगता है कि वो ट्रायल नहीं किया, इसलिए जैसे आपने अपडेट किया उस अपडेट से अपने सिस्टम आपका करप्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। और दूसरी चीज, जैसे करोड़ी जी ने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि रक्षा में, देखिए रक्षा में जिस दिन से इंटरनेट आया हुआ है, हमें अपने हेडक्वार्टर से हमें इंफॉर्मेशन आया था, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर से आ गई थी हम लोगों को इनपुट कि आपका जो इंटरनेट जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर लीजिए, और आपके यूनिट में, आपके फॉर्मेशन में जितने कंप्यूटर हैं उसको स्टैंड अलोन कीजिए। उसमें जहां पे भी इंटरनेट से एंट्री हो सकती है या एग्जिट हो सकती है उसको डिसेबल कीजिए। वो जो वाईफाई है या ब्लूटूथ है, इसको हम वहां पे छोड़ नहीं देते हैं। रक्षा संस्थानों में इन सारी चीजों को रिमूव करके फिर उसके बाद एक टेस्टिंग किया जाता है कि क्या किसी भी तरह से कोई हमारे सिस्टम को अप्रोच कर पाएगा। अगर आंसर है यस तो उसको फिर से आप रिकॉन्फ़िगर कीजिए। अगर आंसर है नो कि कोई इसको छेड़ नहीं पाएगा तो आप उसके बाद काम कीजिए। तो ये चीजें हम लगभग 1992 के बाद से ये चीजें देखते रहे कि जब भी इंटरनेट से कोई कंप्यूटर जुड़ता है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, उसमें हमारे डिफेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और उस जो कैबिनेट है उससे और कोई मॉनिटर या और कोई कंप्यूटर जो है उससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो रक्षा जो संस्थान है, इसमें चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हो, और जैसे क्योरी जी ने कहा कि दो वल्नरेबल जगह हैं। एक है स्पेस, जहां से भी कि आज के जो स्पेस कमांड अलग से बन रहे हैं, हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं जिससे खबर हमें आती है, वहां पे कोई दूसरा चारा नहीं है। वहां पे आपको एक डेडिकेटेड, चाहे उसको आप इंटरनेट कहिए या डेडिकेटेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, उससे उसको कनेक्ट करते हैं, जो कि बहुत पहले उसको लॉन्च करने से बहुत पहले उसको बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई और कंट्री हमारे सैटेलाइट को छेड़ ना दे, उसका सॉफ्टवेयर को करप्ट ना कर दे। तो बिल्कुल आइसोलेट करते हैं, वो डिबग करके एकदम बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से आज के दिन में करप्शन हो रही है सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो ये एक वल्नरेबल सिस्टम है जहां पे कि हर कंट्री को सावधान होना पड़ेगा। और वहीं पे आती है अभी जो हाल में 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले नॉर्थ कोरिया ने अपना एक स्पाई सैटेलाइट भेजा हुआ है। ये सैटेलाइट ऐसे होते हैं जहां पे कि आप किसी भी तरह से अप्रोच उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें जहां तक रक्षा का है तो एक्सेप्ट जो स्पेस सिस्टम है उसको एक छोड़ के बाकी जितने भी कमांड हमारे हैं वो बिल्कुल, जो कमांड के जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। एक स्पेस का सिस्टम ऐसा है जहां पे कि आप वायर से या फाइबर ग्लास से या फाइबर ऑप्टिक से वहां पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो वहां पे वही एक जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चीज होती है। अब आती है बात के रक्षा संसाधनों में किस तरह से इन सब चीजों का उपयोग हो सकता है, कितने वल्नरेबल हैं। देखिए, ये एक आपको उदाहरण देता हूं। एक आदमी अपने घर से चला, रास्ते में वो गिर गया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो क्यों गिरा, उसके ऊपर में कौन सा अटैक हुआ, क्या चीज हुआ है, इस पर बहुत सारी चीजें हैं। आज का जो सिस्टम है, आज का जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सिर्फ एक सिस्टम है कि जो अपडेट थी उसमें बग था, उस अपडेट से जितने कंप्यूटर को अपडेट किया गया वो सारे कंप्यूटर खराब हो गए, उसके सॉफ्टवेयर नॉन फंक्शनल हो गए। तो इन चीजों को बाकी सब चीज से लिंक करना शायद अभी उचित नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं कि अभी पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरह से अपडेट आते जा रहे हैं तो और भी चीजें आ रही हैं कि कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जहां तक साइबर अटैक है, साइबर अटैक अलग चीज है, चाहे वो चाइना करे, रशिया करे, इंडिया करे, बहुत सारी जगह कंट्री हैं। सब कंट्रीज में हैकर्स जो हैं वो होते हैं, वो साइबर अटैक कर सकते हैं। लेकिन साइबर अटैक यूजुअली होती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को, मतलब पूरा डिफेंस सिस्टम होगा या और कोई सिस्टम होगा, उसको टोटल नॉकआउट करने का या उसको अपने बस ले लेने का। यहाँ पे सिर्फ कुछ कंप्यूटर जिसने अपने इस अपडेट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से अपडेट किया था, वही कंप्यूटर इसमें खराब हुए हैं। तो इसलिए ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। जिस भी दिन
नए अपडेट से सारे कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, ये सारे फंक्शनल हो जाएंगे। जी ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो मुद्दा उठाया उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो ऑटोमेशन से जो आज मैनुअल पर अगर गए हैं हम लोग तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इस पर भी आऊंगी। लेकिन प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब आज ये प्रॉब्लम आई, ये समस्या आई, उसके बाद जो क्राउड स्ट्राइक के जो सीईओ है जॉर्ज है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये साइबर अटैक नहीं है, ये एक टेक्निकल ग्लिच है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। हालांकि फिर भी सोशल मीडिया पर साइबर अटैक की चर्चा जोरों पर थी। सर, इसी सवाल के साथ आपके पास फिर से आऊंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि कोई आवाज हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो दिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में आई दिक्कतों को लेकर है, एक अपडेट को लेकर है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, रक्षा विशेषज्ञ, और वरिष्ठ पत्रकार मत्स्येंद्र प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, ब्रेक से पहले जो सवाल पूछा था वही फिर से दोहराती हूँ कि जैसा कि हम मीडिया फील्ड से हैं, सर आप भी मीडिया फील्ड से, मैं भी हूँ। अपनी मीडिया फील्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट भी अगर काम करना बंद कर देता है तो सारा जो पूरा ऑफिस होता है वो पूरा डाउन हो जाता है, पूरा ठप हो जाता है। और इसी का एक नजारा आज हमें देखने को मिला, जहां चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। एक चीज जैसे ही ठप होती है पूरी दुनिया ठप हो जाती है। सर, पूरी दुनिया से ऐसी तस्वीरें आती है जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, ऑटोमेशन से मैनुअल पर जाया जा रहा है। इसके पीछे सर क्या रीजन हो सकता है? लेकिन दूसरी चीज ये भी है सर, जैसा कि करोड़ी जी ने बताया और झा सर ने बताया कि देखिए ये साइबर अटैक नहीं कह सकते हैं, लेकिन झा सर ने एक और बात कही कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ हाफ जो सच्चाई है, जो आधा सत्य है, सिर्फ वो बताया है, पूरा नहीं बताया है। और जो क्राउड स्ट्राइक के जो सीईओ है जॉर्ज, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया कि देखिए एक बग आया था, एक ग्लिच आया था, उसको हमने डिटेक्ट कर दिया है और उसको सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये साइबर अटैक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में दिन भर जिसकी चर्चा थी वो था सिर्फ साइबर अटैक। देखिए, सबसे पहले तो आप ग्रुप कैप्टन झा और करोड़ी सिंह साहब को नमस्कार जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जी, झा साहब भी और करोड़ी सिंह जी भी जी। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें कही हैं, लेकिन हमें कुछ मूलभूत बातों को समझना होगा जी, जिसको आम जनता, खास करके हमारे दर्शक भी समझ सकें, उनकी दृष्टि में भी ये बात जाए कि वास्तव में समस्या है क्या और ये समस्या किस वजह से पैदा हुई, कैसे काबू होगी और इसके विकल्प क्या हो सकते हैं। इनके लिए कृपया धैर्यपूर्वक सहयोग मुझे दीजिएगा। और वो हम शुरुआत करते हैं क्लाउड सर्वर की। जैसे क्लाउड सर्वर की बात आती है, एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक सवाल पैदा होता है, क्लाउड सर्वर है क्या? जी, सर्वर जो है वस्तुतः एक सेवा प्रदाता है जी। और क्लाउड का सीधा अर्थ बादल होता है। बादलों की तरह जो बिखरे हैं ये सेवा प्रदाता संसाधन जो अलग अलग उपलब्ध कराते हैं, खास करके वर्चुअल जिनके आभासी संसाधन हैं, जिनको हम ऐप से एप्लीकेशंस कहते हैं, वो है। हमारे साथ एक बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, वो हमारी आबादी है। और आबादी में आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सभी यूरोपीय देशों को जिनको ये समस्या झेलनी पड़ी है, जो विकसित देश हैं, उन देशों के मुकाबले भारत की आबादी को अगर देखें तो भारत की आबादी के आधे भी लोग इस तरीके से प्रभावित नहीं हुए। लेकिन हमारा अपना देश जो है
हमारे पास संसाधन बहुत कम है और हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्षेत्र में भी हमारी अपनी प्रगति बहुत धीमी है। आप देखें अभी तमाम तरीके को उसके कारण है, मैं उन पे विस्तार नहीं बोल विषय को ही बात करना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यह स्थिति क्यों आई। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझना होगा कि हमारा अपना देश पूरी तरह से इस आधुनिक प्रतिस्पर्धा जो है का जो युग है उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं, तथापि हम केवल प्रतिस्पर्धा या विकास की होड़ में लग करके अपने सारे संसाधनों का, खास करके मानवीय संसाधनों का उपयोग करने की नीति को बंद नहीं कर सकते हैं। हम दुर्भाग्य से हमारे देश में आज वही हो रहा है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई काम सॉल्व करने की बात आती है, समाधान खोजने की बात आती है, उसके लिए हम एक ऐप लॉन्च कर देते हैं, एक कोई सुविधा संसाधन एप्लीकेशन उसके लिए बना देते हैं और वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाते हैं। हम अपनी समस्या की दृष्टि में इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखना होगा कि ये आज माइक्रोसॉफ्ट का विकास हो या गूगल का विकास हो, वहां गए हुए लोगों और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को बहुत अच्छी ढंग से कही है। इनको हमें बताने की, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश से गए हुए लोगों ने इनका विकास किया है। मूल रूप से इन्हीं लोगों की शक्ति, इन्हीं लोगों की प्रतिभा, इन्हीं लोगों की मेधा इसके विकास में काम आई है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हमने प्रतिभाओं का पलायन रोका नहीं और आज भी दुर्भाग्य से वह स्थिति हमारे अपने देश में जारी है। तो जब तक हम अपने संसाधनों का विकास, अपने देश में मानवीय जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन सबको लगाने की बात, और इस न लगाने की नीति की वजह से हम तमाम चीजों को कंप्यूटर आधारित और आधुनिक प्रतिस्पर्धा में मिलकर की जो है, ये जो तमाम एप्लीकेशंस हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी सेवाओं को लेकर के हम इन पर आश्रितता बढ़ा रहे हैं अपनी, उनके प्रकाश में हमारे यहाँ तमाम मानवीय संसाधन वो बेकार होते जा रहे हैं। तो हमें समान रूप से, अभी बहुत अच्छे ढंग से करोड़ी सिंह साहब ने बताया कि सेना का उदाहरण देते हुए कि पहले हम 3 अधिष्ठानों पर परंपरागत रूप से निर्भर थे और उसके बाद 2 और अधिष्ठान इसमें तकनीकी तौर पर जुड़ गए, वह स्पेस और साइबर का मामला। तो इसी तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अपने देश में विकास की नीति को खास करके उनको ले जाकर के केंद्रित करना होगा और विकास के लिए एक समानांतर व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तमाम देशों का नाम लिया गया, ब्राजील को ये समस्या क्यों नहीं झेलनी पड़ी? उनके पास ऐसी क्या स्थिति है? कई अफ्रीकी देश जो आगे की स्थिति में हैं, उनको इस समस्या से क्यों 2-4 नहीं होना पड़ा? केवल अमेरिका, चाइना को क्यों नहीं होना पड़ा? रूस को क्यों नहीं होना पड़ा? ऐसी सारी स्थितियां जो हैं, तो हम इनके प्रकाश में देखेंगे कि हम एक खास धड़े की तरफ झुकाव रख करके एक खास चीज को पैदा करने का उन्माद पैदा करके देश में उसके लिए उद्वेग जगा करके जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ तकनीकी प्रगति तो हो रही है, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके हिसाब से अपने संसाधनों का विकास कर पाए हैं क्या? अगर उस दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि नहीं। हम अभी 5वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी की बात, 5G की बात कर रहे हैं, और आप दुनिया के देशों को देखिए, वो 8वीं 9वीं पीढ़ी पर काम कर रहे हैं उन कंप्यूटर की श्रेणी को लेकर के। तो जहां ये इस तरीके की स्थितियां, उनके लिए तो ये सहज हो सकता है। फिर उनके यहाँ शिक्षा का, समझदारी का जो स्तर है, उसके मुकाबले हमारे अपने देश में शिक्षा समझदारी के स्तर में भी कमी है, लेकिन दुष्प्रभाव उसका सभी पर पड़ता है। आप देखिए कि केवल रेल सेवा नहीं, एक मिनट कृपया और बात को कहने दीजिए। रेल सेवाओं को ही उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो हमारे अपने देश में रेल सेवाओं पर और आज वायु यातायात पर भी इतने लोग कुल हो रहे हैं जितना कई देशों की आबादी नहीं है। हमारे यहाँ अस्पतालों, एक बात को जिसको नहीं किया गया, मैं स्वयं आज एक अस्पताल में गया हुआ था और 2 बजे के आसपास की घटना है। मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ
डाटा जो है अस्पताल में वो निकलना बंद हो गया। केवल बैंक ही नहीं प्रभावित, ये तो कल आएगा कि हमारे यहाँ शेयर बाजार या सेंसेक्स पर क्या कितना असर पड़ा, उस पर अध्ययन अनुसंधान इस समय जारी होगा और कल समाचारों में आएगा। लेकिन यथार्थ पर बात है कि हमारे अपने देश में बहुत सारे आज परेशानियों के आंकड़े जो है वो छुपाए गए हैं और उनका सबको लेकर के हमारी देश की समग्र इस ऐसी नीति बना करके और उसमें इन सेवाओं का उपयोग करने को वो होगा और एक हमें इसका वैकल्पिक वो रखना पड़ेगा। प्रभाकर जी, चूंकि मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी, इस बात का तुक भी नहीं बनता है इस चर्चा में, लेकिन चूंकि आपने ये बात कही कि भारत के जो नागरिक है उनको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा जैसे बाकी देशों में बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ जनता को समझदार होना पड़ेगा। लेकिन सर, जब आज ये प्रॉब्लम आई तो विपक्ष ने एक बात कही कि जब माइक्रोसॉफ्ट जैसा जो सॉफ्टवेयर है उसने बड़े सॉफ्टवेयर में अगर टेक्निकल ग्लिच आ सकता है तो ईवीएम में ग्लिच क्यों नहीं आ सकता। सोचिए सर, जब आज इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, इतने बड़े मुद्दे पर बहस हो रही है पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार ये टेक्निकल ग्लिच आया कैसे जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं जिस समझदारी की आप बात कर रहे हैं वो समझदारी कहीं नजर ही नहीं आती है देश के उन नेताओं में जो यहाँ के लोग जिनको फॉलो करते हैं, यहाँ के लोग जिनको वोट देते हैं। देखिए, आपने बहुत वाजिब या बहुत मुनासिब सवाल उठाया और वास्तव में इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात है और वो हमने देखा, ये करेंगे क्या, इनके पास करने के लिए तो कुछ नहीं। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जहां से बातें उभर करके आई। अभी हमने चुनाव में देखा कि उन्होंने किस तरीके से भ्रम का वातावरण पैदा करके देश में असत्य को इस तरीके से हावी कर दिया कि सच लोगों को झूठा लगने लगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उनसे जो नासमझ है उनसे समझदारी के विकास की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। वो रहेंगे और अपने काम को अपने तरीके से करेंगे। लेकिन इस सत्ता का दायित्व होता है, शासन का दायित्व होता है, प्रशासन का दायित्व होता है कि वो अपने संसाधनों का अपने नेतृत्व में किस तरीके से बेहतर विकास करे। हम तो ये देखते आए हैं कि जितना हम इस प्रकार से लोगों को अवसर देंगे, जिस भी प्रकार की कमी हमारे द्वारा होगी उसको अलग डाइवर्ट कर देंगे, अलग मोड़ दे देंगे और अपने तरीके से उसको भुनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए चिंता की बात होकर के भी हमें समाधान उसका खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि उसका समाधान या कोई इलाज नहीं है। उसका समाधान और इलाज यही है कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, सत्ता हमारी है, अगर यह सत्ता जनता के हित रक्षकों की है जो हित रक्षक होने का दावा करते हैं, को समग्रता पूर्वक विभिन्न चीजों पर विचार करना पड़ेगा। और गूगल न केवल माइक्रोसॉफ्ट बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ गूगल का भी विकास अपने देश में करना पड़ेगा। आप सोचिए, गूगल की सेवाएं अगर आज इस तरीके से प्रभावित हो जाए तब तो हमारा पूरा देश एकदम पूरी तरह से, आप क्या कहेंगे, जी ठीक है प्रभाकर जी, जो आपने सवाल पूछा कि भारत को भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जिससे वो बाकी देशों पर, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। करोड़ी जी, आपसे इसी संबंध में पूछना चाहूंगी, जैसा कि झा सर ने भी कहा कि जो भारत है वो दूसरे देशों पर निर्भर, माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र किया। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एक छत्र राज है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में है। तो आखिरकार भारत को भी इस दिशा में सोचना होगा कि कैसे हम अपनी ही टेक्नोलॉजी अपने देश में डेवलप करें, क्योंकि देखिए प्रभाकर जी ने भी कहा और ये फैक्ट भी है, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जो गूगल के अंदर जो लोग हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है। वहां पर भारतीय काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। देखिए, आपका ये महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत को इसका विकल्प बनाना चाहिए इस टेक्नोलॉजी का। और देखिए, भारत ने जैसे ट्विटर है एक्स, उसका एक विकल्प बनाया कू जी, लेकिन हमारे नागरिकों ने यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया, कू नहीं चल पाया, बंद हो गया जी। तो ये सबको मालूम होगा, झा साहब को भी मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा जी। तो अल्टरनेटिव किस वाइड स्केल पे उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाए हैं। अगर मान लीजिए टेक्निकली आपने इन्वेंट भी कर लिया, वाइड स्केल पे एक्सेप्टेबल कैसे बनाए। अब मैं वो इस पे इश्यू पे, मेन इश्यू पे आता हूँ कि देखिए, जो अभी
प्रॉब्लम आई है सर्वर में, उसके एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कुछ अपडेट किया, अपडेट की वजह से कुछ हुआ, या कोई बग का अटैक था किसी का बाहर से कोई। देखिए कभी कभी बग अपने आप जनरेट हो जाता है अपडेट में, और हम ये मान के चलते हैं कि जिस एल्गोरिथम पे ये काम करते हैं उसमें 0 डिफेक्ट होता है, तभी ये ऑपरेट होते हैं। अगर कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो पूरा सिस्टम अपने आप कोलैप्स हो जाता है। तो वहां क्वेश्चन आया ट्रायल का। देखिए ट्रायल, हमने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन का ट्रायल लिया, उससे प्रॉब्लम्स अब आ रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम या बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ट्रायल हमने किया था उसका, लेकिन वो अलग डोमेन था, वो टेक्नोलॉजी वाला डोमेन उस तरह का नहीं था, वो मेडिकल हेल्थ वाला था। लेकिन टेक्नोलॉजी वाले में अगर आपने ट्रायल में मामूली सा मिस्टेक भी कहीं रह गया, पॉइंट का कहीं मिस्टेक रह गया, तो वो पूरे सिस्टम को, पूरी दुनिया को कोलैप्स कर सकता है। और अगर इसमें हम देखें अभी जो आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए अभी एक फिल्म बनाई थी क्रिस्टोफर नोलान ने, ओपनहाइमर। जी। और उन्होंने ओपनहाइमर फिल्म बनाने के बाद में उसके रिलीज के टाइम में ये बात कही स्पष्ट रूप से कि आगे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी, वो एटम बम से भी ज्यादा डेंजरस है, इस प्लानेट को ही खत्म कर सकती है। हमें बहुत अलर्ट रहना है। लेकिन अलर्ट रहने के बाद भी, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ही डेवलप करते हैं एज एक्सपर्ट के रूप में, तो कहीं एरर रह सकता है। तो 0 एरर की तरफ हम कैसे बढ़ें, क्योंकि जब अपडेट किया है तो इसमें कहीं एरर रहा होगा, तभी बग जेनरेट हुआ होगा, या जो बग है वो किसी ने साइबर अटैक हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको हम फुल प्रूफ कैसे बनाएं, हमें पूरे प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। एक अन्य बात जो मोर पॉलिटिकल है, जैसे ईवीएम को लेके आई। देखिए ईवीएम को लेके सोशल मीडिया पे अभी बहुत कुछ चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर ये सर्वर में हो सकता है, ईवीएम में हो सकता है। लेकिन इससे पहले भी एलोन मस्क ने आग में घी का काम किया, उन्होंने कहा कि ईवीएम भी हैक हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, वो पॉलिटिकल इश्यू बन जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से नॉन इश्यू कभी कभी इश्यू बन जाते हैं और उन पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से हम एक सीमा से आगे नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन वो एक पॉलिटिकल और गवर्नेंस का इश्यू है। इश्यू यह है कि जो टेक्निकली सर्वर को अपडेट किया गया, उससे इतना बड़ा सिस्टम कोलैप्स हो गया या डिसफंक्शनल हो गया, तो उसके लिए हम भविष्य में कितना खतरा देख सकते हैं कि अगर किसी के हाथ में या किसी ने हैक कर लिया तो हम कहां तक जा सकते हैं बर्बादी की तरफ। जी ठीक है। झा साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए अब इससे आगे क्या किया जाए ताकि इसी तरीके की कोई समस्या आगे खड़ी ना हो, अगर आती भी है तो इतने बड़े लेवल पर इम्पैक्ट ना डाले। दूसरा देखिए, अगर कोई समस्या आती है हॉस्पिटल, आज जो समस्या आई है अस्पतालों में, उसकी वजह से कितनी बड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती थी। और दूसरा, इस दिशा में भारत सरकार क्या कर सकती है ताकि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। देखिए हमेशा क्या होने वाला है कि साइंस में कहावत है कि यू कांट री इन्वेंट द व्हील। आप जिसने भी व्हील बनाया था पहली बार, हर बार आप अपना अकेला इन्वेंशन नहीं कर सकते व्हील बनाने की। तो जो चीजें टेक्नोलॉजी में हम लोग ये चीज मानते हैं, रक्षा अनुसंधान में भी हम लोग ये चीज मानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी कोई चीज अगर ओपन डोमेन में है तो एक जो जस्टिफाइड सिस्टम है, जो ओरिजिनल सिस्टम है, उसको आप यूज कर सकते हैं। रक्षा में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम उनके टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब से चाइना से प्रॉब्लम हमारी शुरू हुई है, उसके काफी पहले जब हम अपने जो हमारे रक्षा अनुसंधान में DRDO में जो कंप्यूटर्स थे या कोई जो हार्डवेयर बनते थे, वहां से हम चिप इंपोर्ट करते थे। तो हमें याद है कि हमने लगभग एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया था सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने DRDO में कि आप उन सारे चिप्स में
ऐसे बग्स जो हो सकते हैं उसके लिए पहले चेक कर लो, उसके बाद ही अपने सिस्टम में लगाओ। तो ये इस तरह की सावधानी हमें रक्षा अनुसंधान में रखनी पड़ती थी। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जैसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा अभी फिलहाल बहुत कम है। उसके पैरेलल और भी कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे कुछ आजकल के कंप्यूटर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते ही नहीं है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। तो आज जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो वो अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है तो उसमें खराबी नहीं हुई है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रही है उसमें ये अपडेट आए हैं, उसमें बग्स आए हुए हैं, उसमें वायरस भी आएंगे, वो सब प्रॉब्लम्स होती रहेगी। तो आज के दिन में काफी सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्टन एडिटर कह लीजिए, और भी बहुत सारे हैं, आप गिनती करते जाइए, ये भरे पड़े हैं आज के दिन में। तो जहां माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम हुआ है वो दूसरे सिस्टम को खराब नहीं करेगा, उसको टच नहीं करेगा। और इंटरनेट में भी, जैसे अभी करोड़ी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वायरस, आपने भी कही थी कि वायरस आते हैं और वो सिस्टम एरर है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, इसमें वायरस तो आते आते हैं। इनके कोई भी सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम ओपन डोमेन में आते हैं। और वही जो आपने कहा था, क्या इसका ड्राई रन या ट्रायल, यूजर ट्रायल जो है सफिशिएंट किया था, हर तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उन सिचुएशंस में किया था, अगर किया था तब अगर ये चीजें नहीं मिली, फिर भी मिल सकती है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसमें एरर आ सकते हैं, मशीन में एरर आ सकती है, और सॉफ्टवेयर तो आदमी द्वारा लिखी गई है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वहीं पे आता है कि आपने टच किया था बड़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के दिन में जिस तरह से फैल रही है, जहां पे ह्यूमन का जो काम है वो आसान हो सकता है, वहां पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लगा सकते हैं। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है, जब हमेशा पता है आपको, सॉफ्टवेयर जो लिखा जाता है वो काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया है। आज के दिन में बड़े बड़े प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखते हैं। और वहीं पे एक समस्या है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज रहेगी जिसमें के सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, जिसमें आपका नियंत्रण ना रहे, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। इसीलिए डिफेंस सिस्टम्स में आज के दिन भी हम काफी रिलक्टेंट हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहीं पे यूज करो जहां तक कि आपने सर्टिफाई किया हुआ, जहां आपका ओवरऑल जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, आप जब चाहो उसको रोक सकते हो। लेकिन ओपन डोमेन में जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, उसके ऊपर में आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है। अगर कोई भी चीजें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं बीच में। तो ये सब चीजें हैं, देखिए साइंस डोमेन में ये सब चीजें चलती रहेंगी। समय की थोड़ी कमी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी झा साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही, कल राष्ट्र धर्म में होगी किसी और मुद्दे पर चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।